गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम चैप्टर 1 में यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने पेज नंबर 65 तक समझ लिया था। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। स्टेट विद रीज़न वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बताना ये खर्चे रेवेन्यू नेचर के हैं या कैपिटल नेचर के हैं। आप पढ़ चुके हैं कैपिटल एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट देता है, जिसका फ़ायदा आपको जनरली 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है और आप उसे धीरे धीरे करके पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसे बैलेंस शीट में असेट में दिखाया जाता है, यानी वो कैपिटल जो भी एक्सपेंस है वो असेट की वैल्यू का पार्ट होता है और धीरे धीरे करके आप उसे अमोर्टाइज करते हैं या डेप्रिशिएट करते हैं। अगर आप फिक्स असेट की बात कर रहे हैं तो फिक्स असेट पे एक डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ किया जाता है, क्योंकि फिक्स असेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है ड्यू टू यूज़ और ड्यू टू वियर टीयर, तो अपन डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर आप इंटेंजिबल असेट की बात कर रहे हैं, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, तो वहाँ पे अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि हम उस असेट की वैल्यू को धीरे धीरे कम करते हैं, तो हम अमोर्टाइजेशन वर्ड को यूज़ करते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जिनका बेनिफिट आपको सेम ईयर में ही मिल जाता है, तो और ये सेम ईयर में पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस। देखिए आपने एक लाइसेंस लिया है फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री फॉर ₹10,000, तो लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, क्योंकि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी फैक्ट्री आप ओपन कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। ये एक्सपेंस तो ये कैपिटल नेचर का माना जाएगा। पढ़ लेते हैं आंसर। मनी पेड ₹10,000 फॉर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू स्टार्ट अ फैक्ट्री इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू एक्वायर द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, क्योंकि आपको एक राइट मिला है, अधिकार मिला है कोई बिजनेस करने का, तो ये जो लाइसेंस है लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, तो ये कैपिटल नेचर का माना जाएगा। पर अभी जब आप जॉब में जाएंगे प्रैक्टिकली देखेंगे तो 10,000 रुपीज़ का अमाउंट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। यहाँ पे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी आपको देखना होगा प्रैक्टिकल जब आप जॉब स्टार्ट करेंगे। थियोरेटिकली तो ये कैपिटल एक्सपेंसेस है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, पर जब आप प्रैक्टिकली कहीं जॉब स्टार्ट करेंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट होती है कि वो उस लिमिट से ज़्यादा होने पर उस खर्चे को कैपिटल नेचर का मानता है, भले ही वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। तो 10,000 का खर्चा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो कई ऑर्गेनाइजेशन चाहें तो सेम ईयर में इसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। और कई ऑर्गेनाइजेशन जिनके लग रही है बड़ा खर्चा लग रहा है, वैसे तो बड़ा नहीं है आज के टाइम में, 10,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप इसे सेम ईयर में पीएनएल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर थियोरेटिकली ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, इससे इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान सकते हैं आप। ₹1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। आपने स्टॉक, इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है, आप पढ़ चुके हैं। इन्वेंट्री में तीनों तरह का स्टॉक आता है, यानी रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड। अगर तीनों तरह का स्टॉक आपके पास अवेलेबल है तो उन तीनों के टोटल को आप इन्वेंट्री बोलते हैं। रॉ मटेरियल प्लस WIP यानी थोड़ा बन गया, थोड़ा बनना बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स, इन तीनों के टोटल को इन्वेंट्री बोलते हैं। आप अपनी नई साइट पे स्टॉक को शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग करने पे कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा आया होगा एक्सेट्रा, तो ये रिमूवल एक्सपेंसेस है, इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो ये रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा और सेम ईयर में पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ₹1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री to a new site is revenue expenditure. This is neither bring enduring benefit, ना तो यह कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको दे रहा है, नॉर enhancing the value of asset, और ना ही किसी asset की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस मानते हुए पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। थर्ड पॉइंट, ring and pistons of an engine were changed at a cost ₹5,000 to get fuel efficiency। देखिए साफ साफ लिखा है जो फ्यूल है, जो ईंधन की क्षमता है, फ्यूल एफिशिएंसी है, ₹5,000 खर्च करने से बढ़ेगी। तो आपने पढ़ा था ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिससे आपकी एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी बढ़ती है, उसकी लाइफ बढ़ती है या कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो एक्सपेंस कैपिटल नेचर का माना जाता है, तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस माना जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको भी। ₹5,000 spent in changing ring and pistons of an engine to get fuel efficiency is capital expenditure। ये capital expenditure माना जाएगा। This is an expenditure on improvement of fixed asset, क्योंकि आपने किसी fixed asset को improve किया है। It result उसके कारण हुआ है in increased profit earning capacity, आपकी profit earning बढ़ेगी, क्योंकि fuel efficiency increase होगी तो revenue expense कम हो जाएंगे और आपकी प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, और बिजनेस बाय कॉस्ट रिडक्शन, कोई कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। कॉस्ट क्या होती है, कोई आपसे पूछ ले तो एक वर्ड होता है कॉस्ट, मैं इसको समझा देता हूँ, कई लोग कंफ्यूज। एक वर्ड होता है कॉस्ट, एक वर्ड होता है प्राइस,
और एक वर्ड सुनते हैं आप वैल्यू। तो सर इन तीनों में फ़र्क क्या है? कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू। कॉस्ट हमेशा मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। जैसे मैं ये पेन बनाता हूँ तो मैन्युफैक्चर, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो मैन्युफैक्चर होते हैं, या प्रोडक्ट नहीं बनाते सर्विस देते हैं। जैसे आप बार्बर हैं, शॉप पे नाई हैं, बाल काटते हैं, आप सीए हैं, सीएस हैं, सीए में अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं, डॉक्टर्स हैं, तो वो लोग सर्विस देते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं, जैसे मैं ये पेन बनाता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ इस पेन को बनाने में मेरा खर्चा कितना आता है, राइट। तो सब उन सारे एक्सपेंस के टोटल को कॉस्ट बोलते हैं। यानी जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, कई चीज़ें हमें दिखाई नहीं जाती, आपको नॉलेज के लिए पढ़ाई जाती है, तो आप उसको एक कॉपी लेके बैठा करें, साथ के साथ लिखते भी रहा करें। किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पर या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने पर जो कैश आउटफ्लो होता है, जो आपके पास से कैश जाता है, उस कैश के टोटल को, कैश आउटफ्लो के टोटल को हम कॉस्ट बोलते हैं। वापस सुन लें, किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर करने पर, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पर या किसी सर्विस को रेंडर करने पर, सर्विस को देने पर आपके पास से जो कैश का आउटफ्लो होता है, जो पैसा लगता है, आपका जो पैसा जाता है, उसके टोटल को हम कॉस्ट बोलते हैं। और कॉस्ट हमेशा मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, इसे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाती। हम किसी दुकान पर जाकर थोड़ी पूछते हैं कॉस्ट क्या है, हम तो प्राइस पूछते हैं। कॉस्ट हमेशा मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। जब IPCC में आएंगे, आप सी इंटर में आएंगे, तो वहाँ पे आप कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, कैसे कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की। प्राइस की बात करें, आज जो कॉस्ट निकल के आई उसमें प्रॉफिट जोड़ा जाएगा। बेचने से पहले आप प्रोडक्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उसे प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट में जो प्रॉफिट आप जोड़ते हैं उसे बनाने के बाद जो अमाउंट आता है उसे प्राइस बोलते हैं। और प्राइस हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। कस्टमर किसी शॉप पे जाके ये तो पूछता है प्राइस क्या है, प्राइस में कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों का टोटल इंक्लूड होता है और ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। अब सर वैल्यू क्या होती है? वैल्यू मीन्स वर्थ, कि उस चीज़ की वर्थ क्या है, और ये जो वर्थ होती है डिपेंड करती है यूज़र के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आप कॉलोनी में रहते हैं, किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, तो किसी कॉलोनी में रहते हैं तो एक कोने का जो प्लॉट होता है, कोने का है ये प्लॉट, इसके दोनों साइड से रोड जा रही है, हाथ से भी जा रही, हाथ से भी जा रही। तो इस प्लॉट की, जैसे A और B दो लोग हैं, दो लोग इस प्लॉट को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। A ये सोच रहा है कि मैं इस प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करवा के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तो शॉप ओपन कर लूँगा और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रह लूँगा, क्योंकि दोनों साइड से ओपन है, शॉप दोनों साइड के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है, दोनों साइड के कस्टमर मेरी शॉप पे को देख सकते हैं। तो ए का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इसे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है इस प्रॉपर्टी को। बी कह रहा है कि मैं तो इसमें रहूँगा, केवल मैं कोई शॉप नहीं खोलूँगा। तो बी के अकॉर्डिंग इस वैल्यू, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए 2 करोड़ है, और ए के अकॉर्डिंग हो सकता है इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ हो, क्योंकि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है इस प्रॉपर्टी को और ये रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। तो जो वैल्यू होती है वो यूज़र के अकॉर्डिंग डिफर होती है, डिपेंड करता है यूज़र किस पॉइंट ऑफ वैल्यू से उस प्रॉपर्टी को जज कर रहा है, उस गुड्स को जज कर रहा है। हो सकता है किसी के लिए इस पेन की वैल्यू 5 रुपये हो सकता है किसी के लिए 7 रुपीज़ हो, डिपेंड करता है वो यूज़र। तो वैल्यू क्या हुई? वैल्यू वर्थ हुई। वर्थ मतलब वो यूज़र के अकॉर्डिंग डिफर करेगी पर्सन टू पर्सन, तो उसे हम वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ, जो उस प्रॉपर्टी की वर्थ है, और वर्थ डिपेंड करती है यूज़र टू यूज़र, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज़र देख रहा है। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कॉस्ट हमेशा मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। कॉस्ट मीन्स किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पर या किसी सर्विस को रेंडर करने पर आपके पास से जो कैश का आउटफ्लो होता है, जो पैसा लगता है, आपका जो जाता है, जो खर्चा होता है, उन सबके टोटल को आप कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट हमेशा मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। प्राइस मतलब जिस कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो उन दोनों के टोटल को प्राइस बोलते हैं, और प्राइस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। वैल्यू मींस वर्थ, उस प्रॉपर्टी या उस गुड्स की वर्थ क्या है, और वैल्यू डिफर करती है यूज़र टू यूज़र कि यूज़र किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रॉपर्टी को देख रहा है। आगे बढ़ते हैं। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ₹8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। आपने टेलीफोन इंस्टॉल करना है आपके ऑफिस में, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। 8,000 रुपये आपने जमा कराया ताकि टेलीफोन लग सके। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, ये खर्चा आपको, ठीक है। कई टेलीफोन का यूज़ आप कई साल तक कर सकते हैं। हर महीने जो बिल आएगा वो तो रेवेन्यू नेचर का होगा, पर कनेक्शन लेते समय जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं और जो एक्सपेंसेस आपके इंकर्ड हो रहे हैं
वो रेवेन्यू वो कैपिटल नेचर के होंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। पर वही सेम चीज़ बहुत नॉमिनल नेचर का खर्चा है, तो सेम ईयर में इसे आप पीएनए में भी ट्रांसफर कर सकते हैं प्रैक्टिकली, पर थ्योरेटिकली इसे कैपिटल नेचर का माना जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। पढ़ लेते हैं इसको भी अपन। Money deposited with MTNL for Mahanagar Telephone Nigam Limited for installation of telephone in office is not expenditure। ये एक्सपेंडिचर नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा तो असेट ट्रीट करेंगे अपन। एक्सपेंडिचर होता तो सेम ईयर में पीएनए में ट्रांसफर हो जाता। दिस इज ट्रीटेड एज एन असेट, इसे असेट माना जाएगा। एंड सेम इज एडजस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट एक्चुअल टेलीफोन बिल। और जैसे जैसे बिल आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट करेंगे। और जैसे मान लीजिए हर महीने 2000 रुपये का बिल आ रहा है, ठीक है, और आपने 8000 रुपये एडवांस दे दिया, 2000 यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडजस्ट करेंगे हम बिल के अमाउंट को से, इसे धीरे धीरे करके आप राइट ऑफ कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली 8000 रुपये का खर्चा कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, प्रैक्टिकली इसे सेम ईयर में ही हम पीएनए में ट्रांसफ़र कर देंगे। हाँ, थ्योरेटिकली आप इसे कैपिटल नेचर का मानेंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। अ फैक्ट्री शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ₹1 लाख। आपने फैक्ट्री के लिए एक शेड बनाया, ठीक है। अ सम ऑफ ₹5000 हैज़ बीन इंकर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। और आपने झोपड़ी भी बनाई छोटी मोटी ताकि आप यहाँ बिल्डिंग मटेरियल इंस्टॉल कर सके। तो आपने पढ़ा था कोई फैक्ट्री अगर बन रही है या कोई ऐसे समझ ली कोई भी एसेट यूज़ में लेने तक, कोई भी एसेट चाहे बिल्डिंग हो या कोई और एसेट हो, मशीन हो, उसे यूज़ में लेने से पहले तक का जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा क्योंकि उस एसेट को कंस्ट्रक्शन में वो हेल्प कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपने शेड तो बनाना ही पड़ेगा, फैक्ट्री शेड बना रहे 1 लाख, तो ये तो है ही कैपिटल नेचर का। फैक्ट्री के लिए कोई एक्सपेंस कर रहे हैं हम, ये 5000 का खर्चा भी आप क्यों करा रहे हैं, ताकि वो सीमेंट वगैरह आप रख सकते हैं, मटेरियल रख सकें। तो ये टेम्पररी हट भी इसका जो खर्चा है वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा और टोटल 1,05,000 रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ टेम्पररी हट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये बिल्डिंग इज फिक्स असेट है, तुम्हें पता है फिक्स असेट है, विच विल जनरेट एंड्यूरिंग बेनिफिट, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी टू द बिजनेस ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट इज़ इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब जो ज़रूरी है, बनानी पड़ेगी आपको। फैक्ट्री आउटर एरिया में होती हैं तो रूम वगैरह तो बनाने पड़ेंगे, 2-3 कमरे, ताकि आप वहाँ पे मटेरियल स्टोर कर सकें। एक तो होता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, एक होते हैं एंसिलरी एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंस मतलब जो करने ही पड़ेंगे, वो कंपलसरी हैं। एंसिलरी मतलब एक्स्ट्रा, तो ये तो कंपलसरी है, आपको हट्स बनानी पड़ेंगी ताकि आप मटेरियल को स्टोर कर सकें। टू द मेन कंस्ट्रक्शन सच कॉस्ट इज ऑल्सो कैपिटलाइज विद द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ये खर्चा भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, बेस्ट टेक्स सॉल्यूशन बाय एंड सेल कंप्यूटर एज ए पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है, आप कंप्यूटर खरीदते और बेचते हैं, आपका बिजनेस है कंप्यूटर खरीदना और बेचना। तो जो कंप्यूटर आप खरीदेंगे बेचेंगे वो तो आपका स्टॉक हो गया, और आप 11th से पढ़ते हैं स्टॉक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, मतलब वो एक्सपेंस माना जाता है और सेम ईयर में पीएनए में ट्रांसफर होता है। परचेज कॉस्ट जो होती है वो पीएनए अकाउंट में आप लिखते ही हैं। It purchased 20 computer for resale to its customer. Cost of each computer ₹20,000. 20 computers आपने खरीदे बेचने के लिए, परचेज किए 20,000, तो 4 लाख रुपीज़ का जो एक्सपेंस है रेवेन्यू नेचर का होगा। परचेज तो रेवेन्यू नेचर की है, डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है। It also purchased a computer costing ₹24,000 for his accountant to be able to maintain the accounting record and printing of invoices। और एक कंप्यूटर आपने और ख़रीदा है 24,000 का अपने बिजनेस यूज़ के लिए, इसे बेचने के लिए नहीं खरीदा। तो आपने पढ़ा था फिक्स असेट एक ऐसी असेट होती है जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी जाती है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ मतलब मोर देन 1 ईयर, और जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, आपके बिजनेस में वो बेनिफिट देती है। तो ये जो कंप्यूटर हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, तो बिजनेस पर्पज़ के लिए खरीदा है, तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। एक तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदा है कंप्यूटर और ये हमें बेनिफिट देगा, हमारे बिजनेस में हेल्प करेगा अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, तो ये फिक्स एसेट माना जाएगा। और ये फिक्स एसेट है तो ये खर्चा कौन से नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का होगा। सजेस्ट वेदर अबाउट ट्रांजेक्शन क्वालिफाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको बताना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो आपने पढ़ लिया, परचेज को तो रेवेन्यू एक्सपेंस मानते ही हैं आप,
बेस्ट टेक सॉल्यूशन इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर। आपका बिजनेस है कंप्यूटर खरीदना और बेचना। एनी कंप्यूटर परचेज फॉर रीसेल, अगर आपने बेचने के मोटिव से कोई कंप्यूटर खरीदा है और कोई एसेट खरीदी है तो वो आपके लिए एसेट नहीं है, वो तो बेचने के मोटिव से खरीदी, तो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। टू इट्स कस्टमर विल क्वालिफाई एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हैंस अ परचेज ऑफ ₹4 lakh विल बी पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। At the same time, उसी समय the computer purchase for maintaining the record and invoicing is to be able to operate the business for a longer period of time। और जो आपने कंप्यूटर खरीदा है वो बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा है 24,000 का, वो अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए खरीदा है, उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। Therefore, the purchase of ₹24,000 qualify as a capital expenditure, ये capital expenditure माना जाएगा। This amount will be a part of asset, ये asset के तौर पे शो होगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट हेडिंग है कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट। नाम से पता चल रहा है रेवेन्यू रिसिट मतलब जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी को बेचने से जो आपको पैसा मिलता है, जैसे आपका काम है कपड़ा बेचना, तो कपड़े बेचने से जो पैसे मिलेंगे आपको वो रेवेन्यू रिसिट होगा। और आपने कपड़े का बिजनेस है पर आपने कोई ज़मीन बेची, अपनी लैंड बेची बिजनेस की, कोई मशीन बेची, तो वो आपका डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो वो जो पैसा आ रहा है उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिट। तो यानी अगर डे टू डे एक्टिविटीज़ के से जो आपको पैसा रिसीव हो रहा है, आप जो बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आप डीलर हैं, प्रॉपर्टी बेचना खरीदना आपका काम है, तो लैंड बिल्डिंग बेच के जो पैसा मिलेगा वो रेवेन्यू नेचर का होगा। पर अगर आप कपड़े का बिज़नेस करते हैं और अपनी बिज़नेस की बिल्डिंग बेच रहे हैं तो वो आपके लिए जो अमाउंट मिलेगा आपको वो कैपिटल रिसिट है, क्योंकि वो आपके रेवेन्यू एसेट से रिलेटेड नहीं है। यानी किसी रेवेन्यू एसेट को बेचने से, यानी डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा आता है आपके बिजनेस में वो रेवेन्यू रिसिट होगा। और कोई एबनॉर्मल सिचुएशन में पैसा आ रहा है या वो डे टू डे नेचर का नहीं है, कोई फिक्स एसेट आपने बेची है, तो वो कैपिटल रिसिट माना जाता है। देखिए इसको पढ़ लें, क्योंकि कैपिटल रिसिट आप 11 से पढ़ रहे हैं। कैपिटल प्रॉफिट होते हैं और कैपिटल प्रॉफिट अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, वो पीएनएल में नहीं जाते हैं। और जो रेवेन्यू रिसिट होती हैं वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं। इन दोनों में डिफरेंशिएट इसलिए भी किया जाता है कि जो आपके लॉ हैं, जैसे कंपनी लॉ पढ़ के आए हैं 11-12 में, पढ़ेंगे अभी आगे। कंपनी लॉ भी ये बोलता है कि अगर आप कोई डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर कर रहे हैं, डिविडेंड देना होता है शेयर होल्डर को, शेयर खरीदने पे जो रिटर्न आप देते हैं शेयर होल्डर को उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो पता होगा कि एफडी और बैंक में पैसे जमा कराते हैं, जो रिटर्न मिलता है हम उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। पर शेयर खरीदने पर जो कंपनी रिटर्न देती हैं, प्रॉफिट में से जो पैसा बांटती हैं शेयर होल्डर को, उसे डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड रेवेन्यू रिसिट में से दिया जाता है, ना कि कैपिटल रिसिट में से, इसलिए इन दोनों को बाइफरकेट करना ज़रूरी है। देखें, रिसिट विच आर ऑब्टेन इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, जो डे टू डे की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से आपको पैसा मिलता है, आर रेवेन्यू रिसिट मानी जाती हैं। फॉर एग्जांपल रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आपको सेल और सर्विस देने से, सामान बेचने से पैसा मिल रहा है, और इंटरेस्ट इनकम एटसेट्रा। रेवेन्यू रिसिट को हिंदी में अपन आप बोल सकते हैं जो अपनी इनकम है। अब रेवेन्यू रिसिट आयगत प्राप्ति बोलते हैं, आयगत, और ये पूंजीगत। कैपिटल रिसिट को हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति और रेवेन्यू रिसिट को हिंदी में बोलते हैं आयगत प्राप्ति। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ रिसिट विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर, जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है वो किस नेचर की होंगी? कैपिटल रिसिट की होगी। यानी अगर आपने रेवेन्यू नेचर को पहचानना सीख लिया तो बाकी कोई भी रिसिट होगी वो कैपिटल नेचर की। सिंपल दो ही तरह की रिसिट होती हैं बिजनेस में, या तो रेवेन्यू रिसिट होगी या कैपिटल रिसिट होगी। रेवेन्यू रिसिट जो डे टू डे एक्टिविटी से पैसा मिल रहा है, फ्रिक्वेंटली जो आपको पैसा मिलता है डे टू डे एक्टिविटी से, वो रेवेन्यू रिसिट। उनके अलावा जो बच गया वो कैपिटल रिसिट। फॉर एग्जाम्पल रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, बेचने से जो पैसा आया, इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसा आया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन आपने लिया, ऑनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल आई बिजनेस में एटसेट्रा। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिट आर रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पे देखते हैं, एज सुन एज अ राइट ऑफ रिसिट इस्टेब्लिश, जैसे ही आपका राइट टू रिसिट इस्टेब्लिश हो जाता है। राइट टू रिसिट इस्टेब्लिश मतलब आपने पढ़ा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। जैसे ये पेन मैंने आपको बेच दिया 10 रुपये में, उधार बेचा है, अभी पैसे आपने नहीं दिए, आप बोल रहे हैं सर मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो क्या मैं सेल 2 महीने बाद बुक करूंगा या अभी बुक करूंगा? सर आप अभी बुक करोगे ना, क्योंकि राइट ऑफ रिसिट तो इस्टेब्लिश हो गया, मुझे 2 महीने बाद आपसे पैसे लेने हैं, इस्टेब्लिश हो गया मेरा राइट, मेरे पास अधिकार है। अगर आप मना करते हैं 2 महीने बाद, तो या तो मैं आपसे अपनी एसेट वापस लूँगा और नहीं तो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूँगा, कोर्ट केस करूँगा। तो जब राइट ऑफ रिसिट स्टैब्लिश हो जाता है, यानी कंफर्म हो जाता है कि आपके पास अधिकार आ गया है सामने वाले से पैसे लेने का, उसी टाइम आप इनकम को बुक करते हैं। एक्रूअल बेसिस तो आप समझते हैं, एक्रूअल बेसिस बोलने, ड्यू बेसिस बोलने,
या मर्केंटाइल सिस्टम बोल रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं एक्रूअल बेसिस, ड्यू बेसिस, और मर्केंटाइल सिस्टम क्या बोलता है, वेदर इनकम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, वेदर इनकम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, चाहे इनकम रिसीव हुई हो या रिसीव नहीं हुई हो, वेदर एक्सपेंस पेड और नॉट पेड, चाहे आपने कोई एक्सपेंस पे किया हो या नहीं पे किया हो, इफ सच इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड टू द करंट फाइनेंशियल ईयर, अगर वो इनकम आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है वो एक्सपेंस है, तो देन सच इनकम और एक्सपेंस हैव टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आपको वो इनकम एक्सपेंस अपने बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है एक्रूअल बेसिस पर। तो जब राइट और रेसिट स्टैब्लिश हो जाता है, आपने अपना काम कर दिया सामने वाले से पैसे लेने, तो आप उसे इनकम अज्यूम कर सकते हैं। रेवेन्यू रिसिट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल कैश रिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रेवेन्यू रिसिट जो होती है शुड नॉट बी इक्वेटेड, वो इक्वल नहीं होती एक्चुअल कैश रिसिट के। ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का सामान बेचा, कस्टमर से मुझे 1 लाख रुपए मिल भी गए, तो कैश आ गया मेरे पास, पर मैंने लोन भी ले लिया 1 लाख रुपए का, तो सामान बेचने पे कैश आ गया। रेवेन्यू रिसिट है सेल रेवेन्यू रिसिट ही होती है, डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है ये सेल है आपकी 1 लाख, ये रेवेन्यू रिसिट है, ठीक है। आपने 1 लाख रुपए कस्टमर ने दे भी दिया, आपने उसी टाइम 1 लाख रुपए बैंक से लोन भी लिया, तो वो भी तो कैश है, कैश बढ़ जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपने 1 लाख रुपए कहीं से उधार ले लिए, कुछ भी मान सकते हैं, तो आपका अगर कैश बैलेंस देखें आज तो 2 लाख हो जाएगा, और रेवेन्यू रिसिट आपकी जो रेवेन्यू से पैसा है वो 1 लाख है, तो ये मैच नहीं होगा कभी भी, शुड नॉट, नहीं हमेशा हो सकता है मैच भी हो जाए, पर जनरली मैच नहीं होता है। कोई कैश में तो हम सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, हमने किसी से लोन लिया, कैपिटल लगाई, फिक्स एसेट बेच के जो पैसा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो रेवेन्यू रिसिट है, जो डे टू डे की जो प्राप्ति है, वो जरूरी एक्चुअल कैश रिसिट से मैच हो, ये लाइन ये बोलना चाहिए। मैच हो भी सकती है अगर आपने कुछ और नहीं लिया कहीं से पैसा, तो जितना सामान बेचा उतना पैसा आ गया तो मैच हो जाएगा, पर जनरली ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस में कई बार बहुत सी चीज़ें होती हैं, ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिलता है, आप बैंक से लोन लेते हैं, आप कैपिटल लेते हैं एक्सेट्रा, तो इससे एक्चुअल कैश रेवेन्यू रिसिट से मैच नहीं होता है। रेवेन्यू रिसिट आर क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, ये हमें 11 से पता है, जो रेवेन्यू इनकम होती है वो पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट में ट्रांसफ़र होती है, और जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होते हैं। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल रिसिट आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, वो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं, वो कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट, जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। आपने 12th क्लास में शेयर फॉरफिट अकाउंट भी पढ़ा था, वो शेयर फॉरफिट अकाउंट मतलब शेयर अगर आप फॉरफिट कर लेते हैं तो शेयर पे जो ऑलरेडी पैसा दे चुका होता है शेयर होल्डर, आप उसे फॉरफिट कर लेते थे उस पैसे को, और आप उसे पीएनएल में ट्रांसफ़र नहीं करते थे, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता था क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिक्स एसेट 100 रुपीज़ 92,000 में बेची है, आपने कोई फिक्स एसेट, कॉस्ट थी 90,000, तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो कौन सा प्रॉफिट हुआ, कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स एसेट बेचने पे आ रहा है। तो कैपिटल रिसिट 92,000, पैसा जो रिसिट है 92,000 तो कैपिटल रिसिट है, और जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। इज़ नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, ये पैसा पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कैलकुलेटेड, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, एंड क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, यहाँ पे बोला गया प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा 2,000 का ही पीएनएल में जाएगा, पर अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे जाके ही पढ़ेंगे, और 11 से पढ़ते आ रहे हैं, जो कैपिटल प्रॉफिट होता है ये पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है। पर आप चाहें तो लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। State with reason whether the below item relating to business of AB Limited are capital revenue receipt, आपको बताना है कैपिटल नेचर के रिसिट है और रेवेन्यू नेचर के रिसिट। रिसिट बतानी, इनकम प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करना, केवल बताना ये जो पैसा आ रहा है रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ₹10 लाख इज सोल्ड 12 लाख, तो ये पढ़ चुके आप, असेट बेचने पे जो पैसा आता है वो कैपिटल नेचर का होता है, और यहाँ 2 लाख का प्रॉफिट भी हो रहा है। द अमाउंट ऑफ ₹12 लाख इज अ कैपिटल रिसिट, देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 2 लाख का। प्रीमियम अमाउंट ₹1 लाख रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीमियम जो मिलता है, पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, शेयर अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू किए जाते हैं, मान लीजिए किसी शेयर की 10 रुपये है पार वैल्यू या फेस वैल्यू, 10 का शेयर 15 रुपये में इशू कर रही है, तो वो 5 रुपये गुडविल के लिए ले रही, कंपनी की वैल्यू है, कंपनी की नाम है मार्केट में, तभी तो कोई कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इशू कर सकती है, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, इसे आप प्रीमियम बोलते हैं, और ये भी कोई डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है पैसा, तो ये कैपिटल नेचर का माना जाएगा। प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिट। एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 रिसीव फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश, ये तो गुड्स बेचे, गुड्स मतलब डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है ये रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम कैश सेल इज अ रेवेन्यू रिसिट।
एन अमाउंट ₹5 लाख रिसीव ऑन मेच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट, आपको एफडी से जो पैसा मिल रहा है 5 लाख रुपए, तो ये रेवेन्यू नेचर का थोड़ी डेली थोड़ी एफडी से पैसा मिलता है। आपने पढ़ा था कि कोई रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर की नहीं है तो कैपिटल नेचर की मानी जाएगी, सिंपल। ऑल्सो एन इंटरेस्ट मिल रहा है 40,000 इन एडिशन टू मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। इंटरेस्ट मिलना तो नॉर्मल सिचुएशन है, जब हम एफडी कराएंगे तो ब्याज तो मिलेगा ही, तो ये तो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड हुआ, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। इंटरेस्ट इनकम तो रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी, पर एफडी से जो पैसा मिल रहा है ये कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुड पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट अ सिनेमा हाउस एंड इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। आपने कोई सिनेमा हॉल खरीदा है, बनवाया है, आपके ये खर्चे हो रहे हैं। सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा है, वर्थ ₹9,000 वॉज परचेज, रिपेंटिंग ऑफ फर्नीचर कॉस्ट 1,000, द फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाय ओन वर्कमैन, वेजेस फॉर दिस बिंग ₹200। तो आपने पढ़ा था किसी फिक्स एसेट को काम में लेने तक जो भी आपने खर्चा कराया वो उस फिक्स एसेट की वैल्यू का पार्ट होता है। क्योंकि हमने सिनेमा हॉल कंस्ट्रक्ट कराया तो फर्नीचर भले ही सेकेंड हैंड है पर हमारे लिए तो नया ही है ना, हम तो पहली बार यूज़ कर रहे हैं फर्नीचर, और फर्नीचर को काम में लेने तक का जो भी खर्चा होगा वो फर्नीचर की वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। तो देखिए पढ़ लेते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड 10,200 हो जाएगी, दैट इज़ ऑल अमाउंट मेंशन शुड बी कैपिटलाइज। जो भी पैसा है, जो भी मजदूरी आपने दी, जो भी फर्नीचर आपने खरीदा, वो आपका टोटल 10,200 ही आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी एसेट को काम में लेने तक का जो भी खर्चा होगा पहली बार वो उसकी वैल्यू में जुड़ेगा। सिंस विदाउट सच एक्सपेंडिचर द फर्नीचर वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर यूज़, क्योंकि अगर आप ये खर्चा नहीं करेंगे तो फर्नीचर काम में नहीं ले सकते। एंड रुपीज़ इफ 1,200 हैव बीन रिस्पेक्टिव डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, अगर आप रिपेयर और वेजेस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, दीज अकाउंट विल बी क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट। मतलब बता रहा है कि गलती से आपने ये जो खर्चा हुआ 1,000 का रिपेयर में लिख दिया, 2,000 का वेजेस में लिख दिया, तो ये खर्चा आपको फर्नीचर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema worth ₹20,000। लाइसेंस लिया, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, ये तो कैपिटल आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द सिनेमा कंपनी वॉज फाइन ₹1,000। फाइन लगा आप पे 1,000 रुपये, आपने कोई लॉ तोड़ दिया होगा, कोई गलती की होगी, तो ये कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो देगा नहीं, खर्चे तो रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाएगा फाइन। तो वो कंट्रावेनिंग रूल, कंट्रावेनिंग मतलब तोड़ना, कोई कानून तोड़ना। रिन्यूअल फ़ी दी 2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो पेड, आपने कोई रिन्यूअल फीस दी, तो रिन्यू फीस तो नॉर्मल एक्टिविटी, अगर आप लाइसेंस लेंगे तो रिन्यू तो कराना ही पड़ेगा। पहली बार जो लाइसेंस लेते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, वो जो खर्चा होता है वो तो कैपिटल नेचर का होता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। फिर आप रिन्यू करा रहे हैं तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर हुआ, रिन्यू तो कराना ही पड़ेगा। तो ये जैसे आपने पहली बार इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगवाया, पहली बार मीटर लगवाया, तो मीटर का जो एक्सपेंस हुआ वो तो कैपिटल नेचर का हुआ, पर अब हर महीने जब लाइट का बिल आएगा तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। सेम वही है कि ये खर्चा तो हर साल होगा, तो ये रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा 2,000 रुपीज़। देखिए, लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हाउस इज़ नेसेसरी, लाइसेंस लेना ज़रूरी था, हैंस इट कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज, तो वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा। बट द फाइन ₹1,000 इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। द रिन्यूअल फी फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट पर्टेन टू नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इससे वो प्रीपेड एक्सपेंस हो गई। तो आप पढ़ते हैं कोई खर्चा अगर आप एडवांस में पे कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, पर अगर आप सेम ईयर में पे कर देते हैं तो उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बोला जाता है। नेक्स्ट अमाउंट ये हो गया अपना। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस ₹1,000 वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2021 फॉर 1 ईयर। तो फायर इंश्योरेंस तो आप कराया आपने, ये तो कराना ही पड़ता है बिजनेस के एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आग लग जाए तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिल जाए। तो ये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया 1,000 रुपये, तो ये तो रेवेन्यू नेचर का है, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये खर्चा कर रहे हैं, तो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। और इन अक्टूबर में कराया, अब क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम ये मानते हैं कि आपका फाइनेंशियल अप्रैल से शुरू हो रहा है, मार्च में एंड होगा, तो अक्टूबर से नेक्स्ट सितंबर तक कराया 1 साल, तो 6 महीने तो इसी साल में आएंगे, मार्च में आपका ये वाला साल एंड हो जाएगा। तो 6 महीने का जो खर्चा है वो तो पीएनएल में ट्रांसफर होगा, और 6 महीने का जो एक्सपेंस है वो प्रीपेड एक्सपेंस माना जाएगा। हाफ ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पर्टेन मतलब रिलेट टू द ईयर बिगनिंग ऑन 1 अप्रैल 2021 से रिलेटेड है, हैंस सच अमाउंट शुड बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस माना जाएगा 6 महीने का। तो रिमेनिंग अमाउंट इज रेवेन्यू एक्सपेंस, और बाकी 6 महीने का इस साल से रिलेटेड है वो करंट ईयर में ही ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में।
नेक्स्ट ये बहुत बार आ रहा है, टेम्पररी हट वर कंस्ट्रक्टेड कॉस्टिंग ₹1200, दे वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा, बनाने के लिए झोपड़ियाँ बनाई थी वो ज़रूरी थी। दे वर डिमोलिश व्हेन द सिनेमा वॉज रेडी, बाद में झोपड़ियों को गिरा दिया जाएगा। बाद में क्या होगा, इससे मतलब नहीं है किसी भी एसेट को काम में लेने से पहले जो भी आपने खर्चा किया वो एसेट की वैल्यू का पार्ट होगा। तो सिनेमा हॉल बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है, झोपड़ियाँ छोटे मोटे कमरे बनाने पड़ते हैं ताकि आपके लेबर वहाँ रुक सके, सामान वगैरह आपका प्रोटेक्ट हो सके। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, इसलिए ये कैपिटल नेचर का होगा। सिंस द टेम्पररी हट्स वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी थी। देयर कॉस्ट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द सिनेमा हॉल, इन्हें सिनेमा हॉल की बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा एंड दस कैपिटलाइज्ड होगा। नेक्स्ट, स्टेट विद रीजन हाउ यू वुड क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, आपको बताना है आप इन्हें किस क्लासीफाई करेंगे, मतलब ये कैपिटल नेचर का मानेंगे या रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपका मेजर एक्सपेंस हुआ 25,000 फॉर द इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, ताकि आपकी कार ढंग से चल सके, आपकी फ्यूल की बचत हो जाए, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ नहीं हो। तो आपने पढ़ा था कोई भी ऐसा आप एक्सपेंस करते हैं जिससे आपकी असेट की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती है, एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी बढ़ती है या कॉस्ट रिडक्शन होता है, तो वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस आर इंकर्ड फॉर इंजन ऑफ अ मोटर कार टू डिराइव बेटर, ड्राइव मतलब रिसीव करना, टू रिसीव बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। दीज एक्सपेंसिव विल रिड्यूस द रनिंग कॉस्ट इन फ्यूचर, आपका खर्चा कम होगा एंड दस द बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ इंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। सो दिस एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज, ये खर्चा कैपिटल नेचर का माना जाएगा। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस हुआ, मुहूर्त वगैरह होता है मकान का, ऑफिस का, आपके फैक्ट्री का कोई इनॉग्रेशन हो रहा है, 25 लाख का खर्चा हो रहा है इन ओपनिंग ऑफ अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो मुहूर्त का जो खर्चा होता है कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट थोड़ी देता है, बस लोग आते हैं खाते पीते हैं और चले जाते हैं, इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस incurred on opening of a new unit may help to explore more customer, आपकी मदद, आपकी नई बिजनेस की यूनिट खुली है तो ऑब्वियसली नए कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा ये। दिस एक्सपेंडिचर इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, पर ये रेवेन्यू नेचर का ही माना जाएगा। एंड द एक्सपेंडिचर मे नॉट जनरेट एनी इंड्यूरिंग बेनिफिट, आपको कोई मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा टू द बिजनेस ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। कंपनसेशन ₹2.5 करोड़ पे टू वर्कर हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, VRS ले लेते हैं आप, इनकम टैक्स में पढ़ेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट कि कई लोग, वैसे तो 60 ईयर होती है जनरल रिटायरमेंट की एज, पर कई लोग चाहें तो कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया है वो आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, अगर वो शर्तें आप पूरी कर देते हैं तो आप 60 साल से पहले भी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकते हैं, जिसे वॉलंटरी रिटायरमेंट बोलते हैं। और फिर एक लमसम अमाउंट आपको पे करता है आपका एम्प्लॉयर एज पर इनकम टैक्स में, वो कितना माफ़ होता है कितना नहीं आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट हो गया कि VRS जब कोई लेता है एम्प्लॉय तो उसे एज ए कंपनसेशन के तौर पे एम्प्लॉयर की तरफ से पैसे मिलते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर के पैसे बच गए ना, हर महीने सैलरी तो देनी नहीं है तो एक लमसम अमाउंट तो देना पड़ता है। तो ये बड़ा खर्चा है, काफ़ी बड़ा खर्चा है, देखिए 2.5 करोड़, एक ही खर्चा 2.5 करोड़ का काफ़ी बड़ा है, पर ये है तो रेवेन्यू नेचर का ना, कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, वो वर्कर तो वैसे जॉब छोड़ के जा रहा है तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो नहीं मिलेगा ये, पर हाँ ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का ही माना जाएगा और इसे सेम ईयर में आप PNL में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें पढ़ लेते हैं, द अमाउंट पेड टू वर्कर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट, मैग्नीट्यूड में तो दायरा, इस खर्चे का जो दायरा है इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, काफ़ी बड़ा खर्चा है। इट मे बी बेटर टू डिफर इट ओवर द फ्यूचर ईयर, आप चाहें तो इसे धीरे धीरे करके भी PNL में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे खर्चों को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते थे, 11th-12th क्लास से हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई खर्चा जो है तो रेवेन्यू नेचर का, पर वो बहुत बड़ा अमाउंट आपने किया है तो आप उसे धीरे धीरे करके आप PNL में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब नहीं होते हैं, आपको सेम ईयर में उस खर्चे को PNL में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही बोलते हैं। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रेसिड एज कैपिटल और रेवेन्यू, आपको इसे कैपिटल रेवेन्यू नेचर में बांटना है, इन खर्चों को वही बताना है कैपिटल नेचर के हैं रेवेन्यू नेचर के। ₹10,000 स्पेंड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर ऑन ट्रिप अब्रॉड, आपने किसी डायरेक्टर को अब्रॉड भेजा, विदेश भेजा घूमने के लिए, फॉर परचेज ऑफ कैपिटल सेट, क्योंकि वहाँ जाके कोई मशीन वगैरह वो खरीद के लाएगा, जैसे फॉरेन मार्केट होता है वहाँ आपने उसे भेजा कि भैया देख के आओ ये मशीन अच्छी है तो उसे खरीद के आओ, तो ये खर्चे कैपिटल नेचर का होगा, क्योंकि आप किसी कैपिटल एसेट को खरीदने पे कोई खर्चा कर रहे हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। पर मान लीजिए क्वेश्चन में आगे लिखा होता है कि वो ट्रिप फेल हो जाती है, वो फिक्स एसेट आप नहीं खरीद रहे जो आप फॉरेन में देखने गए थे, तो फिर ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का मानते हुए सेम ईयर में आप PNL में ट्रांसफ़र कर देते।
अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवर, ट्रेड रिसीवर डेटर, डेटर कौन होते हैं, जिन्हें हम सामान बेचते हैं डे टू डे एक्टिविटी से ड्यूरिंग द ईयर, तो रेवेन्यू रिसिट हुई, सामान बेचने से जो पैसा मिलता है डे टू डे एक्टिविटी से वो रेवेन्यू रिसिट होगा। अमाउंट स्पेंड ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग गिराई टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट, वही सेम चीज़ मैं बार बोल रहा हूँ, किसी असेट को काम में लेने से पहले तक जो भी खर्चा आपने किया वो उस असेट की वैल्यू का पार्ट होता है। तो ये बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए छोटी बिल्डिंग तोड़ दी, पुरानी बिल्डिंग तोड़ दी, तो तोड़वाने में जो खर्चा आया वो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए तो हो रहा है, तो वो बिल्डिंग की वैल्यू का पार्ट होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज बाय फायर, आग लग गई, आपकी मशीन खराब हो गई, मशीन खराब होने पे इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दिया, तो मशीन कौन सी एसेट है, कैपिटल नेचर की एसेट है, तो ये जो पैसा मिला ये कैपिटल एसेट माना जाएगा। और दूसरा लॉजिक क्या है, ये डे टू एक्टिविटी का पैसा नहीं है तो भी कैपिटल एसेट माना जाएगा। आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर, आपको बताना है कैपिटल नेचर के हैं या नहीं। मैसेज ABC कंपनी रन अ रेस्टोरेंट, आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, दे रेनोवेट सम ऑफ द ओल्ड कैबिन, आपने रिनोवेशन कराया, पुरानी कैबिन को सुधारा, बिकॉज दिस रिनोवेशन सम स्पेस वॉज मेड फ्री, देखिए स्पेस फ्री हो गया, आपको स्पेस बढ़ गया। एंड नंबर ऑफ कैबिन वॉज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 13, नंबर ऑफ कैबिन 10 से 13 हो गए, द टोटल एक्सपेंस हुआ 20,000। तो अभी पढ़ चुके हैं आप, कोई भी ऐसा एक्सपेंस करते हैं जिससे आपकी एग्जिस्टिंग असेट की वैल्यू बढ़ती है या उसकी लाइफ बढ़ती है या उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो कैपिटल नेचर का माना जाता है। ये खर्चा कराने से आपके कैबिन 10 से 13 हो गए और काफ़ी फ्री स्पेस भी आपको मिल गया, तो ये कैपिटल नेचर का माना जाएगा। रिनोवेशन ऑफ कैबिन इंक्रीज द नंबर ऑफ कैबिन, आपके नंबर ऑफ कैबिन बढ़ गए। दिस हैज़ एन इफेक्ट ऑन फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा, आपकी फ्यूचर इनकम बढ़ेगी। दस द रेनोवेशन एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर, कैपिटल नेचर के माने जाएंगे। नेक्स्ट, मैसर न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी सोल्ड सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस, आप किस्तों में सामान बेचते हैं, ठीक है। 5 कस्टमर डिड नॉट पे इंस्टॉलमेंट, 5 कस्टमर ने टाइम पर पेमेंट नहीं किया। टू रिकवर सच आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट द फर्म स्पेंड ₹10,000 ऑन अकाउंट ऑफ लीगल एक्सपेंस, आपने 10,000 रुपये का लीगल एक्सपेंस किया, क्योंकि केस करना पड़ेगा, अपना पैसा लेना, उधार सामान बेचा था किस्तों में आपने, तो आपको पैसे लेने हैं, अपने कस्टमर से वो मना कर रहे होंगे तो आपने केस किया होगा, केस करने पे 10,000 का खर्चा आया। तो ये जो खर्चा हुआ इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट थोड़ी मिलेगा, आप तो अपने पैसे वसूल करने के लिए कर रहे खर्चा, तो ये रेवेन्यू नेचर का होगा। Expenses incurred to recover installment due from customer do not increase the revenue generating capability in future, फ्यूचर में कोई आपकी रेवेन्यू कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, कोई अर्निंग क्षमता नहीं बढ़ेगी। It is a normal recurring expense, normal recurring expense of the business, thus the legal expenses incurred in this case is revenue expenditure माना जाएगा। लास्ट में मैसर्स बालव एंड कंपनी ऑफ दिल्ली परचेज अ मशीन फ्रॉम मैसर शाह एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद, मैसर्स बालव एंड कंपनी स्पेंड 40,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच मशीन द ईयर एंडिंग 31 मार्च। आपने बार बार बोल रहा हूँ, किसी असेट को काम में लेने से पहले तक का जो भी खर्चा हो, उसको बनवाने में किराया भाड़ा लग गया, उतारने चढ़ाने का खर्चा हो गया, कुछ वेजेस लगे एक्सेट्रा, जो भी खर्चा हो, किसी भी एसेट को काम में लेने से पहले तक का जो भी खर्चा होता है, पुट टू यूज़ में लेने से पहले तक का जो भी खर्चा होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, वो असेट की वैल्यू में ऐड होगा। तो एक्सपेंसेस इनकम अकाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फिक्स असेट, क्योंकि आपने नई मशीन खरीदी है, अहमदाबाद से अपने यहाँ तक लाने में 40,000 का खर्चा हो गया, इस कैपिटल नेचर का माना जाएगा। समरी पढ़ लेते हैं फटाफट, चैप्टर खत्म हो चुका है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन इन द P&L अकाउंट, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, 11 से पढ़ें। जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं जिनका बेनिफिट आपको सेम ईयर में मिल जाता है, वो आप P&L अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लेस ऑन द असेट साइड, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, वो आप असेट की वैल्यू में जोड़ते हैं और वो फिक्स असेट में लिखते हैं, आप असेट साइड आता है बैलेंस शीट में। सिंस दे जनरेट बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। प्रीपेड एक्सपेंसेस और फ्यूचर एक्सपेंसेस होते हैं, दे हैव बीन पेड इन एडवांस, दीज आर शोन इन द बैलेंस शीट एज एन असेट। रिसिट ऑब्टेन शुड बी क्लासिफाइड बिटवीन रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट। रिसिट भी दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, और जो डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है बिजनेस में वो रेवेन्यू रिसिट होगा। इनके अलावा किसी और एक्टिविटी से पैसा आता है वो कैपिटल रिसिट होता है, जैसे फिक्स एसेट बेचने पैसा आया, लोन लिया, इन्वेस्टमेंट बेचे, कैपिटल आया, एटसेट्रा, ये आपका कैपिटल रिसिट माना जाता है। आई होप यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।